मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 300 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज 300 लेकर के 320 तक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 301 पे देखिएगा मैंने क्या कहा। 301 पे बात करें आ लिरिक इज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि लिरिक क्या है, गीत क्या होता है। तो ध्यान बनाए रखना, गीत क्या होता है यानी कि एक शॉर्ट पोइम होती है इन विच जिसमें द पोइट कभी एक्सप्रेसेस करता है हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, यानी कि अपनी तीव्र व्यक्तिगत भावनाओं को क्या करता है, वो अभिव्यक्त करता है। तो ये एक छोटी सी कविता है जिसमें जो कवि होता है अपने गहन व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लिरिक। अब लिरिक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो कि लिरिक क्या है। लिरिक एक प्रकार की शॉर्ट पोएटिक सॉन्ग होता है इन विच जिसमें एक कवि जो है वो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, ठीक है, हिज पर्सनल थॉट या अपनी पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस को इन आ प्योरली पर्सनल एंड म्यूजिकल वे। इट इज आ राइमिक एक्सप्रेशन होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं सच है जैसे लव, हेट, होप, डिस्पेयर, सारो, फियर, ट्रम्प, डिवोशन, ईटीसी। इस तरीके की फीलिंग्स जिस पर हमारा बस ना हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो हमारे सब क्या आएंगे, कहां जाएंगे, वो सभी हमारे लिरिक में जाते हैं। कहां, लिरिक में। और लिरिक एक प्रकार का क्या है, गीत है। ध्यान बनाए रखना। 102 नंबर पे आपसे पूछा गया कि द लिटरेरी आर्ट, आपको उस लिटरेरी आर्ट के बारे में बताना है। आप डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। अब शब्द याद रखना यहां पे कौन सा, रिडिकुलस वर्ड, यानी कि रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, पीजीटी 2000 में इसको पूछा गया है। ये क्या कहलाएगा, तो ये पैरोडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, पैरोडी। पैरोडी ही होता है किसी की नकल करना या मजाक उड़ाना। तो यहां पर भी वही बात कही गई है कि द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग सब्जेक्ट। तो इसका मतलब किसी विषय को उपहासपूर्ण बना करके उसके प्रति मनोरंजन यानी कि रिडिकुलस कर दिया जाए। इवोकिंग टुवर्ड इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन, यानी कि स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी को घृणाप्रद बना देना। तो क्या बताया गया, इसमें सीधी सी बात कही गई है कि किसी भी विषय को उपहासपूर्ण बनाकर उसके प्रति मनोरंजन और तिरस्कार की प्रवृत्ति जगाने की साहित्यिक कला क्या कहलाती है, तो वो पैरोडी कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, पैरोडी। ध्यान बनाए रखना। यही बात सेम कहां दे रखी है, यहां पर दे रखी है। इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, पैरोडी कहलाएगी। तो कौन कौन सी, आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा रिडिकुलस बना दो, या इवोकिंग टुवर्ड इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट, या उसमें बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट, हास्यास्पद या बहुत घृणाप्रद बना देने को क्या कहोगे, पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है किसी की नकल करना, उसकी ओरिजिनलिटी की। 303 पे देखिएगा, आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। जो आइम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं, तो 5 फीट होते हैं। कितनी चरण होते हैं, 5 फीट। और एबीपीजीटी के 2000 में पूछी गई लाइनें हैं कि आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, उसमें कितनी लाइनें होती हैं। तो आप तुरंत कह दोगे कि जो आइम्बिक पेंटामीटर होती है, आइम्बिक पेंटामीटर लाइन में शामिल है क्या चीज, 5 फीट शामिल होती है उन लाइन्स में। एक आगे देखो, यहां से समझो और थोड़ा डिटेल है। इन आइम्बिक पेंटामीटर ईच फुट हैज 2 सिलेबल, और प्रत्येक फुट में कितने, 2 सिलेबल होते हैं। इस तरीके से एक लाइन में 5 फीट हो गए और 10 सिलेबल हो गए, ठीक है। दी फर्स्ट, इसमें जो 2 फुट होते हैं उसमें जो पहला होता है वो असेंटेड होता है, और सेकंड जो है अनअसेंटेड पहला होता है और दूसरा असेंटेड होता है, ठीक है। इफ देयर आर 5 फीट तो आर 10 सच लेवल। जब 5 फीट हो गए और 1 फुट में 1 फुट में कितने होते हैं, 2 लेवल, तो 5 में कितने हो गए, 10 लेवल, ठीक है। एक लाइन में 10 लेवल होंगे और 5
फीट होंगे। इट वुड बी नोन एज, और इसको हम क्या कहेंगे, आइम्बिक पेंटामीटर। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा कि आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अगला 304 नंबर पे देखो, 304 नंबर पे क्या है कि अ लॉन्ग पोएम, एक लंबी सी कविता है, टेलिंग अ स्टोरी, जिसमें कोई कहानी बताई जाए, ऑफ अ लीडर, किसी बड़े लीडर की या पर्सनालिटी, किसी बड़ी पर्सनालिटी की, ऑफ द होल कम्युनिटी, रिटिन इन अ नरेटिव फॉर्म आर लॉफ्टी स्टाइल इज। अब देखो ये भी पीजीटी के 2000 में पूछा गया है। अब लॉफ्टी स्टाइल का मतलब होता है कि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी शैली में, यानी कि पूरे समुदाय के नेता की कहानी को वर्णनात्मक रूप से या बहुत बढ़िया ढंग से लिखी गई हो, ये लंबी कविता क्या कहलाती है? तो ये लंबी कविता क्या कहलाएगी? एक एपिक कहलाएगी। तो ध्यान बनाए रखना, एपिक की डेफिनेशन क्या होती है। एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोइम। पहली चीज ध्यान बनाए रखना, एपिक क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। दूसरा, ऑन द ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। अच्छा, एपिक में जो सब्जेक्ट होता है, जो एपिक लिखने की विषय वस्तु होती है, उसमें सीरियस यानी कि सीरियस या बहुत ही महान विषय वस्तु पर आधारित होता है। उसकी विषय वस्तु बहुत सीरियस होती है, उसमें कोई जोक वगैरह नहीं होता। रिलेटेड इन अ एलिवेटेड स्टाइल, और उसका जो स्टाइल होता है, शैली होती है, वो उच्च शैली होती है। सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक क्वासी डिवाइन फिगर ऑन हुज एक्शंस डिपेंड ऑन दी ओके फेट ऑफ अ ट्राइब आर नेशन आर दी ह्यूमन रेस। तो यहां पर उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि जो महाकाव्य होता है वो एक महान और गंभीर विषय पर एक लंबी कथात्मक, एक लॉन्ग नरेटिव कविता होती है, पोइम होती है, जो कि एक उच्च शैली से संबंधित होती है। और इसमें या तो किसी एक वीर की कहानी बताई जाती है या अर्धदैवीय आकृति पर केंद्रित होती है, जिसकी कार्रवाई एक जनजाति, एक राष्ट्र, मानव जाति के भाग्य पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो यही हमारी एपिक की पूरी क्या होता है? बैकग्राउंड होता है और बेस होता है। ठीक है, अब हम अगला एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपके सामने 305 नंबर पे। आप इसे पढ़ो और पहले समझो बढ़िया करके। हु डिफाइंड, किसने डिफाइन किया, यह डेफिनेशन किसने दी? हु इज दी पोइट, इसका पोइट कौन है इस डेफिनेशन को देने वाला? तो हु डिफाइंड, किसने डिफाइन किया ट्रेजेडी को इन अ फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से। किस तरीके से? कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये भी किसके 2000 पीजीटी के 2000 में इसको पूछा गया है। तो क्या पूछा गया? जो ट्रेजेडी को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया कि ट्रेजेडी एक क्या है? ट्रेजेडी एक क्या है? एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है, किसी भी एक्शन की नकल करना जो कि एक गंभीर यानी कि सीरियस, पूर्ण और निश्चित परिमाण की है। डेट मीन्स सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कंप्लीट होता है, सीरियसनेस होती है। तो ऐसी जो डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था अरिस्टोटल। क्या नाम था? अरिस्टोटल। ध्यान बनाए रखना, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां से आप देख भी सकते हो अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था ट्रेजेडी को। और कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में दी इमिटेशन और पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में उन्होंने ट्रेजेडी की इस डेफिनेशन को दिया था कि द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस, कंप्लीट, ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन अ लैंग्वेज ब्यूटीफुल, beautified in a different part with different kind of embellishment through action and not narration through scenes of pity and fear beginning about the catharsis of these emotions in poetics. पोइटिक्स में टोटल कितने चैप्टर थे? 26 चैप्टर थे पोइटिक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो 26 चैप्टर में से जो 6 नंबर का चैप्टर है उसमें इस पोइट्री की डेफिनेशन को अरिस्टोटल ने क्या करा? डिफाइन किया। 306 नंबर पे देखिएगा अच्छे से, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द medieval period often in a gloomy castle replete and dungeons, okay, subaltern
पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट ऑफ मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। देखो ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे इसको। उन्होंने कहा कि जो नरेटर होता है, ठीक है, अ टाइप ऑफ फिक्शन, एक प्रकार की क्या है, फिक्शन है, कथा है, जिसकी सेटिंग मध्य युग के काल में होती है, मध्य युगीन काल में होती है। अक्सर इसमें क्या दिखाया जाता है, एक कैसल, ग्लूमी कैसल दिखाया जाता है। ग्लूमी कैसल का मतलब ये समझ लो अंधेरा, एकदम उदास किला होता है, महल होता है, ठीक है, जिसमें जो काल गोट, इसमें क्या होता है, रेप्लीट विद अ डेंजियंस, ओके, सबल्टेरियन। इसका मतलब ये हुआ जो काल कोठरी भूमिगत मार्ग होते हैं उसमें बहुत सारे भूतों और रहस्यों के उपयोग से भरी होती है, कहलाती है। इसका मतलब आपने जब भी देखा होगा कोई भूतिया भवन देखा है ना, तो भूतिया भवन में जिस तरीके से हुआ करते रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं बहुत भयंकर तरीके की, सेम टू सेम ये सब चीजें, ये सभी बैकग्राउंड, ठीक है, जो होता है वो किस में होता है, तो जो हमारे पिकेरिस गोथिक नॉवेल होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे गॉथिक नॉवेल होते हैं उसमें ये सब स्टोरी दिखाई जाती है। भूतिया भवन वाली कहानी, जितनी भी भूत वाली कहानी होती हैं सब कहाँ आती हैं, गॉथिक। और ये टीजीटी 2001 में पूछा जा चुका है। तो ये गॉथिक, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। द टर्म ओरिजिनली रेफर टू द गोथ्स, ठीक है, जिसका मतलब जर्मेनिक ट्राइब, और द टर्म गोथिक हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड to denote a type of fiction which lacks of medieval setting but develops the brooding atmosphere of gloom and terror, जिसका एटमॉस्फेयर कैसा हो, ग्लूम हो, टेरर यानी कि भय से भरा हुआ हो, रिप्रेजेंट करता हो ऐसी इवेंट, ऐसी घटनाओं को। आर एकैनी आर मैकेबर। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो गॉथिक है, इनका शब्द मूल रूप से गोथ्स, एक जर्मनिक जनजाति के लिए संदर्भित है, और गॉथिक शब्द का जो विस्तार एक प्रकार की कल्पना को दर्शाने के लिए भी किया गया है, जिसमें मध्ययुगीन सेटिक का अभाव दिखाया जाता है, ठीक है, लैकनेस होती है उसमें, लेकिन निराशा और आतंक का माहौल इसमें विकसित किया जाता है, घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सारी की पूरी घटनाओं में आपको भूत वाली कहानी होगी, आतंक का माहौल होगा, ठीक है, अलौकिक और भयानक चीजें इसमें सब दिखाई जाएंगी। तो हमने एक बेस बता दिया कि ये गॉथिक नॉवेल क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी स्टोरी किस तरीके की होती है। ये भी टीजीटी 2001 में पूछा गया, जरा समझो। उन्होंने कहा दी अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, ऐसे विचार जिसमें अनब्रोकन फ्लो हो, यानी कि लगातार विचार आते रहे, अवेयरनेस, सचेतता, इन दी वॉकिंग माइंड्स, इन दी बेकिंग माइंड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, जो जागृत मन होता है, बेकिंग माइंड होता है, बेकिंग माइंड में विचार और जागरूकता के अखंड प्रभाव को कहा जाता है, क्या, लगातार अनब्रोकन फ्लो को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जरा समझो इसकी कहानी को, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नरेटिव डिवाइस, एक प्रकार की नरेटिव डिवाइस होती है, दैट अटेम्प्ट्स टू गिव, जो अटेम्प्ट करती है टू गिव द रिटन इक्विवेलेंट ऑफ द कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस आइदर इन अ लूज इंटीरियर मोनोलॉग एंड इन कनेक्शंस टू हिज हर एक्शंस। मतलब ये हुआ इसका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, चेतना की जिसे धारा हिंदी में कहा जाता है चेतना की धारा, ये क्या होता है, ये जो एक कथा होती है, अब कोई कहानी होती है, कहानी का एक प्रकार का उपकरण मान लो, जो चरित्र के विचार प्रक्रियाओं में लिखित समतुल्य देने का प्रयास करती है, या तो एक ढीले आंतरिक एकालाप जो मोनोलॉग होता है उसमें, या उसके कार्यों के संबंध में। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज, ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इस टर्म को सबसे पहली बार यूज करने वाले कौन थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन साइकोलॉजिस्ट का नाम था दोस्तों विलियम जेम्स। क्या नाम था, विलियम जेम्स। यानी कि विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का सबसे पहली बार जो इस्तेमाल किया था, यूज किया था, वो किस में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो आपसे पूछा जाए द
द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा? तो आप नाम लोगे विलियम जेम्स ने, और इसी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक वर्क में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द को सबसे पहली बार यूज किया। तो सबसे पहली बार यूज करने वाले व्यक्ति विलियम जेम्स हैं, ध्यान बनाए रखना। एक शब्द आया है, ये हमारा टीजीटी में आ चुका है। उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथारसिस। देखो कैथारसिस का मतलब क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। परगेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो परगेशन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा, परगेशन अगर कहीं पर भी लिखा हो तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शुद्धिकरण। किसी भी चीज को क्या करना है, आपको शुद्ध करना है, यानी कि तो शुद्धिकरण। और किसका शुद्धिकरण करना है? इमोशन, यानी कि अपनी भावनाओं का। किसका भैया? अपनी भावनाओं का, भावना का शुद्धिकरण करना है। दया और भय की भावना का। पिटी मीन्स दया और फियर मीन्स भय। दया और भय की भावना का क्या करना है, आपको शुद्धिकरण करना है। तो कैथारसिस मीन्स द परगेशन ऑफ इमोशंस एंड relieving the emotions tensions especially through certain kind of art tragedy or music। देखो कैथारसिस होता क्या है, कैथारसिस का अर्थ ही दोस्तों, इसका मीनिंग ही ये होता है, क्या होता है कि भावनाओं को शुद्ध करना, भावनात्मक तनाव से अपने आप को राहत प्रदान करना, विशेष रूप से कुछ प्रकार की कला, ट्रेजेडी या संगीत के माध्यम से। जैसे तुमने देखा होगा हमारे अंदर बहुत सारी टेंशंस होते हैं, तो उन टेंशंस को हम म्यूजिक सुन करके या किसी भी तरीके से उन टेंशंस को अपने दिमाग से दूर करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा कैथारसिस कहलाता है, ठीक है। माफ करना दोस्तों। अगला अगर हम बात करें साथियों, तो 309 पर देखो क्या है, एक डिस्टोपिया वर्ड दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी टीजीटी में पूछा जा चुका है, डिस्टोपिया। देखो डिस्टोपिया आखिर होता क्या है, द टर्म डिस्टोपिया, आपको लिटरेरी टर्म में अब आपको बताना है डिस्टोपिया। देखो एक यूटोपिया होता है, दूसरा डिस्टोपिया होता है। यूटोपिया उसको कहते हैं राम राज्य कह सकते हो, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, एक ऐसी इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव प्लेस जहां पर सब कुछ बेहतर और अच्छा ही अच्छा हो, कहीं कोई दुख की बात ना हो। और डिस्टोपिया जहां पर आ जाए तो एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड होगा जो कि अनप्रेजेंट हो, जहां पे खुशियां ना हो। तो हमें लग रहा है डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अनप्रेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड हमारा डिस्टोपिया कहलाता है। अनप्रेजेंट का मतलब दुखद या अप्रिय, जो हमारे लिए प्रिय ना हो। काल्पनिक दुनिया, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो हमारी डिस्प्रेजेंट हो, इसका मतलब अप्रिय हो, दुखद हो, जो हमें अच्छी ना लगे। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो हमें अच्छी ना लगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टोपिया कहेंगे। डिस्टोपिया इंप्लाइज करती है अनप्रेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, और प्रेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड हो जाए तो यहाँ पे यूटोपिया हो जाएगा, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। इट इज अ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूमन मिजरी, स्क्वालर, ऑपरेशन, डिसीज, ओके, ओवर क्राउडिंग। और डिस्टोपिया इज एन एंटोनिम ऑफ यूटोपिया, यही तो मैं बात बता रहा हूं। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, जिसमें एक परफेक्ट सोसाइटी दिखाई जाती है। मैं अगर डिस्टोपिया की बात करूं तो डिस्टोपिया से मतलब ही एक अप्रिय काल्पनिक दुनिया से है। ये एक ऐसा समाज है जिसमें विशेष रूप से मानव के दुख, गंदगी, उत्पीड़न, बीमारी और भीड़ भाड़ वाली चीजों का जिक्र किया जाता है। डिस्टोपिया यूटोपिया का क्या है, एंटोनिम है, विलोम है। और यूटोपिया का यहाँ पर मतलब बताया गया है जो कि परफेक्ट सोसाइटी को इंडिकेट करता है, राम राज्य को इंडिकेट करता है, जैसा हमारे यूपी में बोला जाता है, ठीक है। हो कुछ भी, लेकिन बताया आपको, सपना जो है आपको राम राज्य का ही दिखाया जाएगा। तो यहां पर ये भी, अब अगला देखो 310 पे अगर हम बात करें तो 310 में क्या होगा, हु इज द फादर ऑफ द टर्म कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तुमने देखा होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का टर्म के फादर कौन है, और ये भी टीजीटी 2001 में आया। कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यहां पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, हु इज द फादर ऑफ दिस टर्म, तो टीएस इलियट।
कौन थे? टीएस एलियट थे, और जिन्होंने एक एसे लिखा था, एसे ऑन हैमलेट, उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दिया था। तो देखो, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ टर्म, एक टर्म है जिसको कॉइन किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा कॉइन किया गया जरा बता दो? टीएस एलियट के द्वारा। इन हिज एसे, इनका एक एसे ऑन हैमलेट। देखो, एक विलियम शेक्सपियर का प्ले भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का नाम भी हैमलेट है, लेकिन ये टीएस एलियट का ऑन हैमलेट जो है वो क्या है? टीएस एलियट का एक एसे है, एक निबंध है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, a set of objects, a situation, chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such as, जैसे that when the external facts which must be terminate in sensory experience are given in the इमोशन ऑफ इमीडिएटली इवोक्ड। मतलब ये था, इसमें कोई अलग बात नहीं कही गई थी। इसमें सीधी सीधी बात ये कही गई थी कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वो सह संबंधी होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं आपस में। ठीक है, ये जो शब्द है वो टीएस एलियट के द्वारा हैमलेट नामक निबंध में इसको कॉइन किया गया था। वह इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की मैं बात करूं तो इसमें वस्तुओं का एक समूह होता है, एक स्थिति होती है, घटनाओं की एक श्रृंखला जो कि विशेष भावनाओं को जो है क्या करती है? एकत्रित करती है। इसमें जिसमें कुछ बाहरी तत्व होते हैं, संवेदी अनुभव में समाप्त होने चाहिए, दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल करेंगे तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं। एक आया है प्रोलेटेरियन नॉवेल, ये टीजीटी 2001 में आया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ। यहाँ पे थीम पूछी गई है, और किस तरीके के नॉवेल्स की थीम पूछी गई है? प्रोलेटेरियन नॉवेल्स की। यानी कि जो हमारे प्रोलेटेरियन नॉवेल होते हैं उनकी थीम क्या होती है, उनकी विषय वस्तु क्या होती है, वो किस विषय पर आधारित लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रोलेटेरियन नॉवेल। तो जो हमारे प्रोलेटेरियन लिटरेचर होती है यहाँ पर वो वर्किंग क्लास से रिलेटेड होती है। किससे? वर्किंग क्लास से। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि वर्किंग क्लास। कहीं पर भी पूछा जाए टीजीटी में तो एक एक टर्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको कई बार एग्जाम से पहले पढ़ करके जाइएगा। प्रोलेटेरियन लिटरेचर रेफर करती है यहाँ पर टू द लिटरेचर, एक ऐसे साहित्य से जिसमें ऐसी साहित्य जो क्रिएट की गई हो, लिखी गई हो बाय वर्किंग क्लास राइटर्स, मेनली फॉर दी क्लास कॉन्शियस proletariat. The proletariat are citizens of the working class. Okay, it is written by workers mainly for the other workers. तो इसमें क्या बात कही गई है? उन्होंने सीधी बात कही है, जो प्रोलेटेरियन साहित्य होता है इसका तात्पर्य यहाँ के मजदूर वर्ग के लेखकों द्वारा मुख्य रूप से जो वर्ग सचेत प्रोलेटेरियन वर्ग के लिए रचे गए साहित्य से होता है। और इसमें जो प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास के नागरिक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये श्रमिकों के द्वारा मुख्य रूप से अन्य श्रमिकों के लिए लिखे जाते हैं। ये उपन्यास राजनीतिक घटनाओं, प्रणालियों या सिद्धांतों पर टिप्पणी कर सकता है। इसमें बहुत सारी इस तरीके के जो नॉवेल होते हैं उसमें कमेंट किया जाता है पॉलिटिकल इवेंट, सिस्टम्स का और उनकी थ्योरीज का। इज आर फ्रीक्वेंटली सीन एज द इंस्ट्रूमेंट टू द promote social reform or political revolution among the working classes। सीधी सीधी बात ये कही गई है कि घटना प्रणालियों और सिद्धांतों पर टिप्पणी कर सकता है। इसे अक्सर श्रमिक वर्गों के बीच सामाजिक सुधार या राजनीतिक क्रांति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जाता है। किसको? प्रोलेटेरियन लिटरेचर को। ठीक है, अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा है 312 नंबर पे, a character which remains almost unchanged। कोई भी एक ऐसा पात्र, कोई भी एक ऐसा चरित्र जो हमेशा अनचेंज्ड रहता हो, बिल्कुल नहीं बदलता थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फ्लैट कैरेक्टर कहलाएगा। यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। एक ऐसा चरित्र जो पूरी कहानी में लगभग
अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल भी अनचेंज्ड रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। फ्लैट कैरेक्टर होता क्या है जरा समझो प्यार से। देखो फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है जरा इसे समझने की जरूरत है आपको। अ फ्लैट कैरेक्टर इज अ माइनर कैरेक्टर, ये मेजर नहीं होता है, एक माइनर कैरेक्टर होता है पहली चीज। और इन अ वर्किंग ऑफ फिक्शन हु डज नॉट अंडरगो सबस्टेंशियल चेंज और ग्रोथ इन द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। एक फ्लैट कैरेक्टर जो है वो कल्पना में काम, जो कल्पना के काम होते हैं, यानी कि जो इमेजिनरी वर्क होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जो कल्पना के काम में एक मामूली सा चरित्र होता है, माइनर सा कैरेक्टर होता है, जो कहानी के दौरान पर्याप्त परिवर्तन या विकास से नहीं गुजरता। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है बोले ठीक है यार जो भी है ठीक है, हमें बहुत ज्यादा परिवर्तित होने की जरूरत नहीं है। इसे स्थिर चरित्र कह सकते हो, यानी कि टू डायमेंशनल कैरेक्टर बोल सकते हो या स्टैटिक कैरेक्टर भी कह सकते हो आल्सो। तो ध्यान रखना इसके फ्लैट कैरेक्टर को टू डायमेंशनल कैरेक्टर या स्टैटिक कैरेक्टर, स्थिर कैरेक्टर भी बोलते हैं। फ्लैट कैरेक्टर ओके प्ले करता है अ सपोर्टिंग रोल टू द मेन कैरेक्टर। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो मुख्य यानी कि जो यहाँ के मेन कैरेक्टर के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं, सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। किसके लिए? टू द मेन कैरेक्टर। कौन? फ्लैटिंग कैरेक्टर। जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो नाटक में किसको सपोर्टिंग रोल करते हैं? मेन कैरेक्टर के। अब 313 नंबर पे देखिएगा, 313 नंबर पे बात की गई व्हाट इज अ क्लॉसिक ड्रामा। और ये कई बार पूछा जाता है, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है क्लॉसिक ड्रामा अगर हम बात करें तो। जो ये टीजीटी 2001 में पूछा भी जा चुका है। तो ये इस तरीके के ड्रामा होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो सिर्फ पढ़ने के लिए। जॉन मिल्टन का आपने एक सैमसन एगोनिस्ट पढ़ा होगा जो कि 1671 में आया था। ठीक है, वो भी क्या है? एक क्लॉसिक ड्रामा है। तो क्लॉसिक ड्रामा क्या होते हैं? ऐसे ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हो, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है, कहो तो मैं पढ़ देता हूं। अ क्लॉसिक ड्रामा इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, लिखे तो एक नाटक के फॉर्म में ही जाते हैं, बट इज इंटेंडेड टू बी रीड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ने के लिए लिखा जाता है, रादर देन टू बी परफॉर्म्ड, ना कि इनको परफॉर्म करने के लिए इन दी थिएटर में। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट और शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, यानी कि पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड और जॉन मिल्टन जी का सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके? क्लॉसिक ड्रामा के। ठीक है, तो क्लॉसिक ड्रामा क्या होता है? ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि किसी थिएटर या स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। अगला हम बात करते हैं 314 नंबर पे टर्जा रिमा। देखो टर्जा रिमा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्जा रिमा स्टेंजा है उसमें कितनी लाइनें? अच्छा, टर्जा से ही आपको याद आ जाएगा 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, और ये तीनों लाइनें इंटरलॉक होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ए बी सी। तो जो एक तो ये हो गया स्टेंजा, तो अगला स्टेंजा इंटरलॉक होगा, बी से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? इंटरलॉक होते हैं। चलो एक बार को इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, आपको अच्छा सा समझ आ जाएगा। जैसे टर्जा रिमा क्या होता है? इट अ वेरिएशन ऑफ अ टर्सेट, टर्सेट ऑफ 3 लाइन्स, यानी कि 3 लाइनों का एक टर्सेट होता है, स्टेंजा होता है, और इसकी राइम स्कीम हमेशा ए बी ए। क्या होगी? ए, उस समय गलत लिख गया था, ए बी ए, और इससे फिर इंटरलॉक होगा बीच वाले से बी सी, फिर बी, फिर इंटरलॉक बीच वाले से सी डी सी। ठीक है, फिर इंटरलॉक इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से अब कैसे होगा? डी ई डी। तो इस तरीके से बनते हुए चले जाएंगे। जैसे यहां पर देखो ए बी ए पहली और दूसरी सेम, अब बी से यहां पर इंटरलॉक होगा, सी यहां से इंटरलॉक होगा, यानी कि बीच वाले शब्द से हमेशा अगला वाला स्टेंजा शुरू होगा। ये ध्यान बनाए रखना।
अब क्या है, इट हैज बीन यूज्ड, और ये टर्जा रिमार्क को सबसे ज्यादा यूज किया गया था वो पीबी शैली, बायरन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगला 315 नंबर पे बात करें तो द एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू बुक्स। जो हमारी एपिक्स होती हैं यानी कि महाकाव्य होते हैं वो लगभग लगभग मेनली कितनी बुक्स में डिवाइड होते हैं, तो सब जानते होंगे कितनी बुक्स में, 12 पुस्तकों में ये डिवाइड होते हैं। एक बार को थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो इसे। तो इट इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, ये क्या है, एक प्रकार की लॉन्ग नरेटिव पोएम है, जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। जो हमारे एपिक होते हैं, जो हमारे महाकाव्य होते हैं, वो जनरली 12 पुस्तकों में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अच्छा, होमर के जो एपिक होते हैं, होमर के जो एपिक महाकाव्य होते हैं वो डिवाइड होते हैं कितनी, 24 बुक्स में। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा यार, अभी तो आप कह रहे थे कि जो एपिक होते हैं वो जनरली, तो हमने क्या शब्द यूज किया ना, सामान्यतः ये 12 बुक्स में, लेकिन इसके आगे आपको अगर होमर के एपिक की बात करें तो उनके जो एपिक्स होते हैं वो 24 बुक्स में डिवाइड होते हैं। मिल्टन एंड बर्जिल, और जो मिल्टन और बर्जिल के हैं वो उन्होंने डिवाइड किया था पैराडाइज लॉस्ट को कितनी, 12 बुक्स में। ठीक है, मिल्टन के भी 12 बुक्स में एपिक होते थे और जो बर्जिल थे उनके भी, तो ये ध्यान बनाए रखना। और होमर की बात करें तो उनके एपिक जो होते थे वो 24 पुस्तकों में डिवाइड होते थे। इट डील्स विद द मिलिट्री एक्सपीडिशन, डीड्स ऑफ वैलर ऑफ सम नेशनल हीरो आर द सम पर्सन ऑफ नेशनल इवन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे एपिक होते हैं वो किसको डील करते हैं, इनकी जो विषय वस्तु होती है, इनमें जो कहानी चलती है वो किन पर आधारित होती है, वो कुछ ये कहना चाह रहे हैं। तो ध्यान बनाए रखना, इसमें जो कहानी चलती है ये एक लंबी, बहुत लंबी कविता होती है। जैसे हम आपको रामायण महाभारत ये हमारी एपिक हैं, ठीक है, तो आप इनमें ही समझ सकते हो कि एक उच्च स्तर का, जैसे राम उसके क्या होते हैं, हीरो दिखाए जाते हैं, तो उसी तरीके की आप कहानी समझ लो। ठीक है, जो आमतौर पर 12 पुस्तकों में विभाजित होती है। एक क्या, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि आमतौर पर कितनी पुस्तकों में डिवाइड होती है, 12 पुस्तकों में। बट यहीं पर उन्होंने बात किया कि जो होमर के एपिक होते थे वो 24 पुस्तकों में विभाजित होते थे। ठीक है, मिल्टन और बर्जिल ने अपनी जिसमें मिल्टन की बात करें पैराडाइज लॉस्ट तो उसमें 12 पुस्तकें, और बर्जिल की जो पुस्तक थी उसमें भी कितनी, 12 पुस्तकों में विभाजित है। यानी कि मिल्टन और बर्जिल दोनों ही अपनी एपिक को 12-12 पुस्तकों में विभाजित करते थे। और इसकी जो कहानी रहती थी वो किस पर आधारित रहती थी, एक्चुअली सैन्य अभियान दिखाया जाता था, किसी राष्ट्रीय नायक की कहानी दिखाई जाती थी, देश प्रेम की कहानी, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी व्यक्ति के शौर्य के कार्यों से भी संबंधित हो सकती थी ये कहानी। अगला उन्होंने कहा स्पेंसेरियन स्टेंजा, 316 नंबर पे देखिएगा, कहानी कही गई है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज। देखो यार मजेदार कहानी है। स्पेंसेरियन जो स्टेंजा होता है वो क्या होता है, स्पेंसेरियन स्टेंजा एडमंड स्पेंसर के नाम से पढ़ा था, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि ऑक्टेव, और जिसमें 8 + 1 लाइनें होती हैं, ये ऑक्टेव होता है, और ये एलेक्जेंड्राइन होती है। ठीक है, जो नमी लाइन होती है वो एलेक्जेंड्राइन कहलाती है। जो 8 लाइनें होती हैं शुरुआती वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, लेकिन जो नमी लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। थोड़ा मैं डिटेल करूंगा तो टोटल 9 लाइनें किसमें, स्पेंसेरियन। अगर चौसेरियन स्टेंजा की बात करता है यहीं पे तो 7 लाइनें होती। ठीक है, चौसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइन्स होती हैं। अच्छा, राइम रॉयल में भी 7, और चाहे चौसेरियन आ जाए, राइम रॉयल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो 7 लाइनें ही आपको देना है। फिलहाल मैं ये सब चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको रिपीट कर देता हूं। मजा तो यहां से आता है जब आप इसे पढ़ते हो ना, तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा इन्वेंट किया गया था, तो देखो ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया, किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर, यानी कि एडमंड स्पेंसर के नाम पर ही उस स्टेंजा का नाम स्पेंसेरियन स्टेंजा रख दिया गया। इट इज आ पोएम ऑफ 9 लाइन्स। अच्छा, इसमें ये जो स्टेंजा होता है वो कितने लाइनों का होता है, 9 लाइनों का होता है। इट कंसिस्ट 2 लिंक्ड क्वार्टेन इन आयम्बिक पेंटामीटर,
और द लास्ट लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर, मैं यही बात बता रहा था। तो जो लास्ट लाइन आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेक्जेंड्राइन। और इसकी राइमिंग स्कीम जरूर ध्यान बनाए रखना, ए बी बी सी और सी। स्पेंसर यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेरी क्वीन, और स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टेंजा का सबसे पहली बार अपने वर्क फेरी क्वीन में यूज किया था। ओके, थॉमसन ने कैसल ऑफ द इंडोलेंस में, चाइल्ड हेरोल्ड्स ने पिलग्रिमेज में, कीट ने द ईव ऑफ सेंट एग्नीस में, और सैली ने एडोनिस में, और टेनिसन ने द लोटस ईटर में इसका स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया है। तो देखो आपको यहां से कितने क्वेश्चन, फेरी क्वीन किस में लिखेगी, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। थॉमसन की कैसल ऑफ इंडोलेंस किस में लिखेगी, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। चाइल्ड हेरोल्ड की पिलग्रिमेज किस में लिखेगी, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। जॉन कीट ने द ईव ऑफ सेंट एग्नीज किस में लिखा, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। सैली का एडोनिस किस में लिखा गया है, तो सैली का एडोनिस किस में है, आपका स्पेंसेरियन स्टेंजा में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का द लोटस ईटर किस में लिखा गया, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। तो सब तुम्हें पता लग गया इससे। अगला 300, अगर हम 317 नंबर की बात करें तो 317 नंबर पे ब्लैंक वर्स के बारे में पूछा गया, और ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है कि आखिर ये ब्लैंक वर्स क्या होता है। हमें ब्लैंक वर्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम ब्लैंक वर्स की बात करते हैं तो ये होता क्या है एक्चुअली, तो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होती है। ब्लैंक वर्स में राइमिंग, अगर आप राइम की बात करोगे, ब्लैंक वर्स में दोस्तों अगर आप राइम की बात करोगे तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसमें मीटर की बात करोगे तो मीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है ब्लैंक वर्स में, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मीटर का यूज होता है लेकिन राइमिंग का यूज नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, फ्री वर्स में ना तो आपका राइम यूज होता है और ना ही आपका मीटर यूज होता है, वहां पे फ्री वर्स होता है। ब्लैंक वर्स इज एन अनराइम्ड स्पेशली अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश ड्रामेटिक एपिक एंड इफेक्टिव वर्सेस। ये बहुत ज्यादातर ड्रामेटिक में, एपिक में और जो इफेक्टिव वर्सेस होती हैं, कविताएं होती हैं, उनमें इसका यूज ब्लैंक वर्स का किया जाता है। जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में भी अपने ब्लैंक वर्स का यूज किया है, जो कि क्या है, आपकी एक एपिक है। अब अगला 318 नंबर पे, ये भी पीजीटी 2013 में पूछा गया है, एन आइम्बस, जो आइम्बस होता है। अच्छा, आइम्ब से ही आपको पता लग रहा होगा यार, आइम्ब है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइम्बस, ठीक है, कंसिस्ट, इसमें कितने कंसिस्ट होते हैं, तो आइम्बस की अगर हम बात करें, एक वन अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंटेड वन, तो ये पहला वाला आंसर आपका सही होगा। इसमें क्या होता है, पहला जो सिलेबल होता है वो अनअसेंटेड होता है एम्बस में, और दूसरा, सॉरी, अनअसेंटेड पहला होगा और दूसरा क्या होगा, असेंटेड होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, एम्बस कंसिस्ट ऑफ वन असेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंटेड, अनअसेंटेड और असेंटेड। अनअसेंटेड जिसको बोलने में कम देर तक बोलना पड़े, और असेंटेड का मतलब जिसको अधिक देर तक बोलना पड़े। ठीक है, 319 की मैं बात करूं, 319 की बात करूं, एलेक्जेंड्राइन, जिसकी अभी अभी मैं बात कर रहा था, स्पेंसेरियन, एडमंड स्पेंसर के द्वारा जो स्पेंसेरियन स्टेंजा फेरी क्वीन में यूज किया गया था, उसी की फिर से चर्चा करूंगा। एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन, जो एलेक्जेंड्राइन होती है वो अंतिम लाइन होती है किसकी, तो तुरंत बी पर जाना, किसकी होती है, स्पेंसेरियन स्टेंजा की। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 8 + 1 में डिवाइड होता है, ये ऑक्टेव होता है, और ये जो नमी लाइन होती है वो हमारे एलेक्जेंड्राइन होती है। जो शुरुआत की 8 लाइनें होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, लेकिन जो नमी लाइन होती है दोस्तों वो किस में लिखी जाती है, हेक्सामीटर में लिखी जाती है। तो ध्यान बनाए रखना, ये नमी लाइन ही क्या कहलाती है, एलेक्जेंड्राइन, और ये किसका, ये पूरा मिलकर के क्या होता है, स्पेंसेरियन स्टेंजा कहलाता है, जिसमें टोटल कितनी लाइनें हो जाती हैं, 9 लाइनें हो जाती हैं। टर्जारेमा में कितनी होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, जिसको हम टर्सेट भी कहते हैं। राइम रॉयल में 7 लाइनें होती हैं,
कितनी लाइनें होती हैं? 7 लाइन होती हैं। ओटावा रिमा में 8 लाइनें होती हैं। कितनी? ओटावा रिमा में 8 लाइनें होती हैं। यहां से आप पढ़ सकते हो एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा। जो हमारा स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसकी अंतिम लाइन को ही हम क्या कहते हैं? एलेक्जेंड्राइन। द राइम रॉयल इज द फॉर्म ऑफ वर्सेस इंट्रोड्यूस बाय इंग्लिश। अच्छा, जो राइम रॉयल है वो चौसर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टोटल लाइनें कितनी होती हैं? उस राइम रॉयल स्टेंजा में 7 लाइन का स्टेंजा होता है। आइम्बिक पेंटामीटर में इसको भी लिखा जाता है। ठीक है, इन विच देयर आर 3 राइम, द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड लाइन। अच्छा, ये टर्सेट की मैं बात करने लगा। टर्सेट में कितनी होती हैं? 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, और सेकंड राइम विद फोर्थ और फिफ्थ, 6 से 7। अच्छा सॉरी, माफ करना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 4 हाँ 3 7 राइम रॉयल की ही बात कर रहे हैं। 7 लाइनें। ठीक है, जिसमें क्या? अच्छा, इसकी राइमिंग बताई गई है कि देयर आर 3 राइम्स। देखो कैसे, दी फर्स्ट लाइन राइम करेगी किससे? थर्ड वाली से, और सेकंड वाली राइम करेगी फोर्थ वाली से, और फिफ्थ वाली राइम करेगी 6 वाली से, और 7th वाली एंड क्या है यार? एक बार भाई मैं प्यार से पढ़ लूं थोड़ा इसे। 3 राइम होती हैं। दी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जो राइमिंग करेगी वो किससे? थर्ड से करेगी। सेकंड वाली किससे? फोर्थ एंड फिफ्थ। और 6 वाली राइम करेगी वो किससे? 7th से। अरे इधर देख लो यार, कोई टेंशन नहीं है, हम भी कहां पढ़ रहे थे। इधर लिखी, पहली वाली राइम करेगी किससे? तीसरी वाली से। इसके बाद जो दूसरी वाली राइम है वो चौथी से भी और 5वीं से भी राइम करेगी। इसके बाद लास्ट में क्या होगा? एक कपलेट होगा। ठीक है, ए बी बी डबल सी। इस तरीके की राइमिंग स्कीम किसकी होगी? राइम रॉयल की। राइम स्कीम इज अ स्पेंसेरियन स्टेंजा। अगर आपसे स्पेंसेरियन स्टेंजा की राइम स्कीम पूछे तो ये वाली होगी। अच्छा, इसकी अगर तुमसे ये पूछे कि कौन सी लाइन किससे राइम करेगी, तो देखो पहली वाली किससे राइम करेगी? तीसरी वाली से, और ये दूसरी वाली राइम करेगी चौथी से भी और 5वीं से भी। ठीक है, और इसके बाद में ये दूसरी वाली राइम करेगी यहां पर भी, और बाकी ये वाली राइम करेगी इससे और इससे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से राइमिंग होगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज। यानी कि किसी भी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आप समझते ही होंगे क्या होता है कि भाषा के विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है। कोई भी भाषा है और भाषा के विकास का जो साइंटिफिक स्टडी होता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसको नोन एज जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फिलोलॉजी। क्या? भाषा विज्ञान। फिलोलॉजी का मतलब ही होता है यार भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। अच्छा, यहां पे जो आकृति, जो मार्फोलॉजी होती है वो आकृति विज्ञान होता है। बिब्लियोग्राफी जो होता है वो हमारा ग्रंथ सूची कहलाता है। अच्छा, जो प्लेटोलॉजी होता है, ये क्या? जीवाश्म विज्ञान, जाने क्या होता है। ठीक है, समझो। फिलोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फिलोलॉजी ट्रेडिशनली द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। मतलब ये भाषा विज्ञान भाषा के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। भाषा शास्त्र परंपरागत रूप से साहित्यिक ग्रंथों के ऐतिहासिक अध्ययन और अध्ययन सहित भाषा के इतिहास का भी अध्ययन कराता है। ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, और लास्ट में देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बोले दी बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट का बर्थ प्लेस क्या है? तो सोनेट का बर्थ प्लेस क्या है? इटली। इटली में इसका जन्म होना है। तो हमने क्या बताया? आज 20 हम लोग डिस्कस करेंगे, और 20 के बाद हम लोग 20 से
फिर अगली वीडियो में 2020 कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है। वैसे भी कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन गई होगी, क्योंकि 20 को समझाने में 20 लिटरेरी टर्म ही समझाने में काफ़ी समय लग जाता है, जबकि मैं बहुत जल्दी करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ, फिर भी टाइम लग जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।